नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संस्कारवान। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। रमेश की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता था। रमेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर रमेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। रमेश बहुत ही साफ दिल इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। रमेश के पिता रमाशंकर सक्सेना लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफर उन्होंने अकेले ही तय किया था। रमेश को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फायदा उसने कभी नहीं उठाया था। रमेश की माँ मीरा ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और जरूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फोन आने पर रमेश तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके रमेश को बहुत सुकून मिलता था। 11 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। रमेश के पिता रमाशंकर सक्सेना का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। रमेश की मां ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। रमेश देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला भी गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी रमेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर रमेश को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश कभी नहीं रही थी। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। रमेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। रमाशंकर सक्सेना और उनकी पत्नी मीरा मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। रमेश भी तैयार होकर आ गया था। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। रमेश की मां के बहुत जोर देकर बोलने पर भी रमेश ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। रमेश के पिता ने केक काट कर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी मीरा को खिलाया। फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे तो रमेश ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। रमाशंकर सक्सेना ने बेटे को सीने से लगा लिया। रमेश की माँ यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर होते हैं जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां और समारोह में ऐसा ही होता है, और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां रमेश ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्दी घुटन महसूस होने लगती थी। रमेश के पिता ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, रमेश।
इधर आओ, आलोक अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रही हैं। आलोक अंकल रमाशंकर सक्सेना के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी लखनऊ में अच्छा खासा कारोबार फैला था। रमेश ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार रमाशंकर, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई करने के जमाने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। रमेश चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। आलोक अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके। अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो, जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल करो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर रमेश ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। रमेश बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नजरिया जरा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है, इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसों की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाहा। बोलते बोलते रमेश की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था। रमाशंकर सक्सेना को रमेश का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ रमेश, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। रमेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी किस बात की पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। रमाशंकर सक्सेना बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता रमेश, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। रमेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है, पिताजी की कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी, छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही तय होती है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी, फिर आप क्यों नहीं समझते। रमाशंकर सक्सेना का सब्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने जैसी लग रही थी। उन्होंने रमेश से कहा, तुम या तो आलोक अंकल से माफ़ी मांगो या भी इसी वक्त घर से निकल जाओ। रमेश की माँ मीरा, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब कुछ देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे पति से बोली, यह क्या बोल रहे हो आप, इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या। रमाशंकर सक्सेना को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने मीरा को बोलकर चुप करा दिया था। रमेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज़्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से है। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफ़ा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर रमेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। मीरा पति से गुहार लगाती रही, मगर रमाशंकर सक्सेना ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना। 4 दिन में वापस आओगे ठोकरें खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना नहीं करी थी। इस घटना को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, वरना रमेश वापस आया था।
और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में मीरा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। रमाशंकर सक्सेना को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में रमेश को याद करके कई बार वे रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। मीरा और कमजोर न पड़ जाए, इसलिए उसके सामने रमाशंकर सक्सेना खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर मीरा को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। मीरा अपने मन में सोचती कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। मीरा दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। मीरा एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो, किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम, नौकर बोला। मीरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे फोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो रमेश बेटा, कैसे हो बेटे? 5 साल लगा दी अपनी माँ को याद करने में, घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? रमेश बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना मैं। पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई माँ। पिताजी से बात कराओ ना, रमेश ने आग्रह किया तो मीरा बोली, वे ऑफिस में है बेटा, तू सब कुछ छोड़, पहले बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। रमेश हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ। लंदन में? आश्चर्य से बोली मीरा, बेटा वहाँ क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं हो ना? अक्सर जब औलादें अपने माता पिता से दूर हो जाती हैं किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में न पड़ जाएं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? मीरा के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थीं। रमेश सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, रमेश बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल लखनऊ में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते रमेश का गला भर आया था। उधर मीरा की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। रमेश ने आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए लंदन की टिकट भेज रहा हूँ।
पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ माँ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, मीरा ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में हमारे बेटे के लिए इतना बड़ा मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसा कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया। आज मीरा को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से रमेश के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थीं। फ़ोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थीं। वे चाह रही थीं कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आँखों से उसके पिता के चेहरे पर देखें। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। रमेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। मीरा अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही बोले रमाशंकर सक्सेना, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? मीरा बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतज़ार वे भी न जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज़ है कि अब तक मेरे से? उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मीरा बोली, बिल्कुल नाराज़ नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा। बेटा लंदन में है? सुनकर रमेश के पिता सोफे से उठ खड़े हुए थे। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा मीरा ने रमाशंकर के मुंह में डाल दिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना मीरा? मीरा बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। रमाशंकर सक्सेना ने मीरा को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन की टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। रमाशंकर सक्सेना के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।